हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार फिर मेरे चैनल पर नर्सिंग एजुकेशन एंड केमिस्ट्री में। हर बार की तरह हम आज भी किसी एक पर्टिकुलर डिसीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आपको हम लोग डिस्कस करेंगे H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू जो वायरस होता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है कि H1N1 होता क्या है, स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है, और स्वाइन फ्लू के बारे में मैं और भी आपको तथ्य बताऊंगा कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ये सारी चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं आज H1N1 के बारे में। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट्स लिए हैं H1N1 के। तो यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि परिचय H1N1 का, कि परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या हैं, लक्षणों के बारे में हम लोग बात करेंगे। कारण क्या है, ये कैसे फैलता है, क्या क्या लैब के टेस्ट करवा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। इलाज क्या है स्वाइन फ्लू का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और बचाव क्या है स्वाइन फ्लू के, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि परिचय। स्वाइन फ्लू जो एक तरह का जो वायरल इन्फेक्शन है, जो क्या करता है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी कि हमारे श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी होती है, और ये हमारे श्वसन तंत्र को क्या करता है, खराब करता है और संक्रमित करता है। स्वाइन फ्लू एक ऐसा वायरस है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस, जो क्या करता है कि सूअरों में पैदा होता है। जो हमारे पिग वगैरह होते हैं, जो हमारे सूअर वगैरह होते हैं, इनमें होने वाला एक तरीके का संक्रमण है, और ये मनुष्यों के श्वसन तंत्र को क्या करता है, खराब कर देता है। उसके ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर, मनुष्यों की बॉडी में इंटर कर जाता है और हमारे श्वसन तंत्र को खराब कर देता है। सबसे पहले जो स्वाइन फ्लू देखा गया था वो 1919 की महामारी के स्तर पर इसकी मान्यता प्राप्त हुई थी कि स्वाइन फ्लू होता क्या है। और आज की कंडीशन में ये एक मौसमी फ्लू वायरस के रूप में फैलता है, यानी कि जब इसकी सीजन्स वगैरह आती हैं तो ये मौसम के थ्रू क्या करता है, वायरस फैलता है। स्वाइन फ्लू का एक कारण है H1N1, इसका वायरस स्ट्रेंड है, जिसकी शुरुआत सूअरों से हुई थी। ठीक है, यानी कि पिग से हुई थी, जो भी हमारे सूअर वगैरह रहते हैं उनसे इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आज के टाइम पे जो ये वायरस है वो मौसम की तरफ फैलने लग गया है, लोगों को ये संक्रमित करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम परिचय के बाद इसके लक्षणों की हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे लक्षण स्वाइन फ्लू के अंदर देखने को हमको मिले हैं अभी तक। तो लक्षण के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर कि जो जिस व्यक्ति को अगर स्वाइन फ्लू हो जाता है तो लक्षणों में यहाँ पर शामिल है कि सबसे पहले तो उसको बुखार आएगा। बुखार क्या होता है कि कोई भी बीमारी होती है उसका एक सिम्टम होता है, यानी कि किसी पेशेंट को कोई भी अगर लक्षण संक्रमण हो गया है या फिर कोई भी बीमारी हो गई है, तो जो सबसे पहले जो इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी उत्पन्न होती हैं, जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती हैं बॉडी की ओर से, तब सबसे पहले हमको बुखार ही आता है। ठीक है, तो बुखार को हम एक बीमारी नहीं बोल सकते हैं, बुखार क्या है, एक सिम्टम है हमारा। नेक्स्ट है कि उसको खांसी हो सकती है, क्योंकि खांसी रेस्पिरेटरी संबंधी, श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी है, तो पेशेंट को खांसी तो होगी ही होगी। उसके गले में खराश भी हो सकती है, पेशेंट को ठंड भी लग सकती है, वीकनेस, कमजोरी हो सकती है पेशेंट को, और शरीर में दर्द भी हो सकता है। शरीर में दर्द का मतलब ये होता है कि जिसकी मांसपेशियां है, जो मसल्स है, उसके अंदर दर्द बन सकता है। बच्चों में हो सकता है, गर्भवती महिला और बुजुर्गों को गंभीर संक्रमण का खतरा हो सकता है। ठीक है, बच्चों का इम्यून सिस्टम क्या होता है कि वीक होता है। बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं कि जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। बुजुर्ग, जब कोई भी व्यक्ति अगर बूढ़ा होता है तो क्या होता है कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी वीक होने लगता है, जिसकी वजह से बुजुर्गों को भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अफेक्ट करता है। और जो महिलाएं जो गर्भवती होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। थोड़ी सी गर्भावस्था के टाइम पर क्या हो जाती है, थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं, या फिर उनको प्रॉपर तरीके से अगर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहा है तो भी वो महिलाएं क्या हो जाती हैं, उनको भी खतरा बढ़ सकता है। और भी हम देखते हैं कि दर्द की जगह, यानी कि मांसपेशियों में क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है पेशेंट को खांसी सूखी आती है, सूखी खांसी पेशेंट को आती है। पेट की आंत संबंधी बीमारी हो सकती है पेशेंट को, उल्टी हो सकती, दस्त हो सकती है, और उसको यानी घबराहट या फिर मछली वगैरह आ सकती है पेशेंट को। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि पेशेंट को पूरे शरीर में ठंड लगना, थकान या बुखार हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर फिर से सिम्टम्स के बारे में देखेंगे कि पेशेंट को क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, कि हमारा पहला
पेशेंट को दर्द हो रहा है मांसपेशियों में, पेशेंट को उल्टी दस्त हो रही है, या फिर खांसी हो रही है पेट में पेशेंट को, या फिर गला मतलब खांसी वगैरह हो रही है, सूखी खांसी आ रही है, आंत संबंधी बीमारियां उसको पेशेंट को हो रही है। नेक्स्ट है कि पेशेंट को ठंड लगना और थकान या फिर बुखार पेशेंट को हो सकता है। नेक्स्ट है कि गले में खराश होना भी एक आम बात है, यानी कि अगर रेस्पिरेटरी संबंधी बीमारी, श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी, तो किसी भी पेशेंट को खराश गले में हो सकती है, तो ये कॉमन सिम्टम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सांस फूलना या सिर दर्द करना, ज़्यादा अगर इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो पेशेंट की क्या हो जाएगी, सांसें फूलने लग जाएगी और पेशेंट का सिर दर्द भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए हैं, लक्षण हो गए हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक वायरस के बारे में और डिस्कस करवाता हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बर्ड फ्लू क्या होता है, H1N1 क्या होता है, निफा वायरस क्या होता है, ठीक है। तो ये वायरस तीनों यहाँ पर अलग अलग होता है, ठीक है। इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो सूरों या फिर चमगादड़ की वजह से हो सकता है। तो जो निपा वायरस होता है उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट की 48 घंटों के भीतर क्या हो जाती है, कोमा में भेज सकता है पेशेंट को, जो निपा वायरस होता है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे H1N1 अलग होता है, निपा वायरस अलग होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो बर्ड फ्लू होता है वो अलग होता है। तो किस तरीके से ये चीज़ें फैलती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट ये है कि खासकर जो निपा वायरस होता है वो भी सुअर के जरिए या फिर चंदागढ़ के जरिए हमारी बॉडी में एंट्री लेता है, ठीक है। इस वायरस की जो पहचान हुई थी वो मलेशिया में हुई थी और 1998 में इसकी पहचान की गई थी। नेक्स्ट है कि चमगादड़ इसके खास तौर पर वाहक होते हैं। वाहक का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है, फिर ट्रांसमिशन का काम कौन करता है, चमगादड़ करते हैं। नेक्स्ट है पहले से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैलता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पहले से संक्रमित हो चुका है, जैसे कोविड की, जैसे कि संक्रमित हो चुका है कोई भी व्यक्ति, तो अगर उसके कांटेक्ट में अगर आते हैं तो फिर से भी हमको क्या हो सकता है, संक्रमण अच्छे व्यक्ति को हो सकता है। ये जो बीमारी होती है चिड़िया चमगादड़ के खाए हुए फल से भी फैल सकती है, यानी कि हम देखते हैं ना कि किसी पैरट वगैरह ने कोई फल वगैरह खा लिया है, किसी चिड़िया ने कोई फल खा लिया है, फिर वो फल नीचे गिर गया है, फिर हम उसको उठा के हम लोग खा जाते हैं, तो उसके जरिए भी हमको ये बीमारी हो सकती है। तो इन चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि स्वाइन फ्लू फैलता कैसे है, किस तरीके से स्वाइन फ्लू हमारी बॉडी में फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो स्वाइन फ्लू है वो कैसे फैलेगा, कि इंसानों से साधारण फ्लू वायरस, ठीक है, दोनों को मिक्स होने के बाद में कहाँ जाएगा, सुअर में जाके फैलेगा। सुअर में फैलने के बाद में क्या होता है कि यहाँ से ये पूरी तरीके से विकसित होकर निकलता है, कि यानी कि वायरस अगर सुअर के पेट में गया है, सुअर के रेस्पिरेटरी सिस्टम में गया है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा विकसित होकर क्या करेगा, ये वायरस बॉडी से बाहर निकलता है। जैसे बॉडी से बाहर निकला तो ये कहाँ जाएगा, पेशेंट के, हमारे जो नॉर्मल पर्सन है उसकी बॉडी में इंटर कर जाएगा, ठीक है। ड्रॉपलेट के जरिए इंटर कर सकता है, अगर कोई फल फ्रूट अगर नीचे रखे हुए हैं अगर वो खा ले तो इंटर कर सकता है, या फिर अगर इन्फेक्टेड जगह पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ से बॉडी में इंटर कर सकता है। इसकी वजह से पेशेंट में हम लोग देखते हैं कैसे फैलता है कि हमको तेज बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, छींकें आ सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, भूख कम लग जाएगी, मर जाएंगे हम लोग, पीला बलगम हमको देखने को मिल सकता है। जब भी अगर आपको पीला बलगम देखने को मिल रहा है यानी कि वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ में वायरल इन्फेक्शन है, और पूरा अगर आपको वाइट वाला बलगम दिख रहा है यानी कि वो एक वायरल इन्फेक्शन है। इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसके अंदर हम लोग लैब टेस्ट कौन कौन से कर सकते हैं, कि स्वाइन फ्लू के अंदर हम लोग कौन से लैब टेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लैब टेस्ट की बात करने वाले हैं आज। यहाँ पर हम लोग फर्स्टली जो देखा जाता है हमारा कि हम लोग क्या करेंगे लैब टेस्ट के अंदर, तो सबसे पहले हम लोग एक्सरे चेस्ट करवाएंगे, यानी कि चेस्ट का एक्सरे करवाएंगे, छाती का एक्सरे करवाएंगे। इससे हम पता कर सकते हैं कि इन्फेक्शन कितना फैला है, कितनी मात्रा में फैला है, क्या वो H1N1 का ही इन्फेक्शन है या फिर कोई अदर बीमारी का इन्फेक्शन है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं हमारी यहाँ पर। COPD हमको हो सकती हैं, ठीक है, कौन सी हो सकती हैं, पीडी भी हम हो सकती हैं, ठीक है। COPD के अलावा एक और कौन सी बीमारी होती है हमारी, ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है हमको, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, TB बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है हमारी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी कोई बीमारी होती है एक ट्यूबरक्लोसिस के अलावा, तो वो हो सकती है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS भी हमको ये बीमारी हो सकती है रेस्पिरेटरी संबंधी बीमारियों में, ठीक है। एक और हमारी बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं निमोनिया, क्या बोलते हैं,
निमोनिया, तो पेशेंट को निमोनिया की बीमारी भी हो सकती है। रिस्पायरेटरी संबंधित में हमारे पास में बहुत सारी बीमारी हैं। तो अगर चेस्ट एक्सरे हम क्यों करवाते हैं, ताकि हम लोग इसके कारणों का पता लगा सकें कि पेशेंट को वाकई में बीमारी हो रही है, वो कौन सी वाली बीमारी हो रही है। नेक्स्ट है हमारा कि रूटीन ब्लड टेस्ट हमको करवाना है। रूटीन ब्लड टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट हमारे यहाँ पर हो सकते हैं कि हम कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक दिया है कि सीबीसी करवा सकते हैं हम लोग, सीआरपी करवा सकते हैं। ठीक है, इससे अगर इससे भी अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग सीएस करवा सकते हैं, ब्लड सीएस करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर स्पुटम टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। कफ का टेस्ट करवा सकते हैं, है ना, इतनी सारी चीज़ें हम लोग करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी देखा जाए तो इस मटेरियल में हम लोग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर हम एलएफटी वगैरह करवा सकते हैं कि लीवर को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, किसी मल्टीपल ऑर्गन को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। क्योंकि कभी भी अगर किसी पेशेंट को रिस्पायरेटरी संबंधित बीमारी होती है और वहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर पेशेंट को हो सकता है। ठीक है, क्यों होता है मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर? क्योंकि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी तो वहाँ के जो सेल्स रहेंगे वो क्या होने लग जाएंगे, डेथ होने लग जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि और क्या क्या हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पर रूटीन ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। रूटीन ब्लड टेस्ट में हमारे पास बहुत सारे टेस्ट। इसके अलावा और हम यहाँ पर बात कर सकते हैं सीबीसी टेस्ट के अलावा कि हम एचआरसीटी टेस्ट भी हम लोग यहाँ पर करवा सकते हैं। कि एचआरसीटी जो सीटी स्कैन होती है तो उसमें एचआरसीटी टेस्ट भी हम लोग यहाँ पर करवा सकते हैं। कि अगर हमको पता चल रहा है कि चेस्ट एक्सरे से हम लोग कोई भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी डिसीज़ क्या कर रहे हैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एचआरसीटी टेस्ट भी करवा सकते हैं। सीआरपी करवा सकते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हम लोग यहाँ पर करवा सकते हैं ना। सीआरपी की जो जांच होती है वो हम लोग करवा सकते हैं यहाँ पर ना। प्रोटीन्स देख सकते हैं कितना क्या बढ़ रहा है, वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इलाज में हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को अगर मान लिया जाए कि H1N1 या फिर स्वाइन फ्लू वायरस हो गया है, तो उसका इलाज में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब तक इस बीमारी का इलाज नहीं खोजा जा सका है। केवल सिम्टम के आधार पर ही उसको दवा दी जाती है। सिम्टम का मतलब ये होता है कि जो भी लक्षण अगर हमको दिखाई दे रहे हैं उन्हीं लक्षणों के आधार पर पेशेंट का इलाज यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, कि तो इसके लिए हमारे पास में कोई स्पेसिफिक मटेरियल नहीं है। कि स्वाइन फ्लू का जो वैक्सीन भी आ चुका है लेकिन वो भी इतना कारगर नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम सिम्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका ये है कि उपचार में एंटीवायरल दवाइयाँ जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर दी जाती हैं तो एंटीवायरल दवाइयों का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, है ना। पेशेंट को इलाज के दौरान काफ़ी आराम करना चाहिए। पेशेंट को हम लोग दर्द की दवा दे सकते हैं, पेशेंट को हम लोग पीने के लिए पानी या फिर तरल पदार्थ दे सकते हैं। कुछ कंडीशन में हम लोग उसको एंटीवायरल यानी कि विषाणुरोधी दवाएं भी पेशेंट को हम लोग दे सकते हैं। पेशेंट को ज़्यादा लूज मोशन हो चुके हैं, ज़्यादा पेशेंट की हालत ख़राब हो चुकी हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको आईवी फ्लूइड भी दे सकते हैं, यानी कि जो नसों के द्वारा जो दवाई दी जा रही है वो भी हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। क्योंकि अगर सिम्टम के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि पेशेंट को लूज मोशन हो गया है, पेशेंट को कोई और समस्या हो गई है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डायरिया हो गया, पेशेंट को काफ़ी मात्रा में उल्टी वगैरह हो गई है ना, वॉमिटिंग वगैरह अगर हो रही है, तो उसमें पेशेंट की जो बॉडी का फ्लूइड रहेगा वो कम हो जाएगा। तो वहाँ पर हम आईवी मटेरियल से पेशेंट को दवाइयाँ वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम लोग दवाइयाँ दे सकते हैं। और जो भी सिम्टम हमको दिखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की नीड रहेगी तो ऑक्सीजन भी हम उसको लगा सकते हैं। पेशेंट के ऑक्सीजन का हमको मॉनिटरिंग करना है, एसपीओ2 का चेक हमको करना ही करना है पेशेंट का। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम ट्रीटमेंट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो बचाव कैसे करें, H1N1 का बचाव कैसे करें। कि अगर किसी पेशेंट को H1N1 हो गया यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया है तो बचाव कैसे करना है, या फिर अगर इससे बचना है, इस वायरस से अगर हमको बचना है, इस बीमारी से हमको बचना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट को इस बीमारी से बचना है तो सबसे पहले वही ध्यान रखना है कि जो गिरे हुए जो फल वगैरह होते हैं ना पेड़ पौधे से, या फिर जो किसी जानवर के द्वारा खाए हुए फल फ्रूट्स हों, इनको हमको खाने से बचना है। गिरे हुए फलों को हमको यहाँ पर नहीं खराना है। नेक्स्ट है
तरल प्रतिस्थापन, कोई पेशेंट को ज़्यादा पसीना हो रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, उल्टी या दस्त हो गई है, भोजन में खाने वाले पदार्थ की वजह से निर्जलीकरण हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिक्विड मटेरियल देंगे, जिसकी वजह से उसकी जो डायरिया हो रहा है, निर्जलीकरण हो रहा है, उसको हम रोक सकें और पेशेंट को डिहाइड्रेट होने से बचा जा सके, ठीक है। तो पेशेंट का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, और बचाव में ये चीज़ हम कर सकते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा दस्त लगे, उल्टी हो गई है, रक्तस्राव हो गया है, पसीना आ रहा है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हमको डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, और जो भी कहीं पर गिरे हुए फ्रूट्स वगैरह हैं, फल वगैरह है, तो उनको उठा के हम लोगों को नहीं खाना है। अगर हमको ऐसा लगता है कि संक्रमित जगह है, तो वहाँ से अगर हम उनको चीज़ों को नहीं खाना है, ठीक है। अगर वो फ्रूट्स अच्छा है तो उसको हम वॉश करके खा सकते हैं, लेकिन अगर किसी बर्ड्स के द्वारा या खाया गया है फ्रूट्स, तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, उसको हम लोग नहीं खाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा बचाव हो गया है। नेक्स्ट तो हम बात करते हैं कि हमारे जो बचाव के बाद हम बात करते हैं कि इसके अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं, या फिर अगर आप लोगों को किसी चीज़ संबंधी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।